है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दूसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इनको शॉर्ट्स में आपको बुक के अंदर EBP और DFP इन नामों से भी आप एक आधी जगह पे अपने नोट्स वगैरह में पढ़ सकते हैं। तो इनको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो आपको पता होना बहुत जरूरी है क्या कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशंस क्या है जो आपको काम आनी है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमेशा वही रहेगी जो आपने रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर में पढ़ी थी। क्या थी? इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू 1 atm। जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द सॉलिड को एग्जिस्ट। लिक्विड और सॉलिड दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, दैट टेम्परेचर इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट। वो 9th वाली डेफिनेशन को थोड़ा सा अवॉइड करना बेटा, जिसमें आप बोलते थे टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल इज बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो उससे थोड़ा सा सॉरी बच करेंगे। अब इसी चीज को आपने कॉन्सेप्चुअली देखा था कि जैसे जैसे आपने कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, किसके अंदर डाल दिया बेटा? एक वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, उसकी वजह से आपके पास हमेशा वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो जाता था? डिक्रीज हो जाता था। क्यों? क्योंकि भी जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला था, पत्थर डाला था या भी कोई और सब्सटेंस डाला था, नमक वगैरह डाला था, उनकी एक खासियत थी कि उनका खुद का वेपर प्रेशर तो नहीं था, उल्टा वो सरफेस पे आके आपके जो वोलेटाइल लिक्विड के वेपर्स थे उनका अमाउंट भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देते थे। अब भाई आपका वेपर प्रेशर ही तो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक अपने आप को लेके जाता है, वही तो प्रेशर बनाते हैं। अगर वेपर ही घट जाएंगे तो ऑब्वियस बात है आपके पास 1 atm प्रेशर जो आपका टारगेट है किसी चीज को बॉयल करने के लिए, ऑब्वियस बात है वो वेपर जब आपके पास कम है तो वहां तक पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और उसी को आपने क्या कहा आपके पास इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, और एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपने बोलते हैं उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सिमिलरली आप ये बोल सकते हो कि भाई आपके पास वेपर घटेंगे, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर डालोगे तो उसकी वजह से क्या होगा? फिर से वेपर घटेंगे। अब वेपर ही तो फ्रीजिंग के टाइम पे हीट निकालने का काम कर रहे थे, अब वेपर कम हो गए तो अब आपको हीट निकालने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और ऑब्वियस बात है अब आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो पहले मान लो 0 डिग्री पे कोई चीज फ्रीज हो रही थी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद हो सकता है वो -2 -3 पे आपके पास फ्रीज हो। वजह जो कंपोनेंट फ्रीज करा रहे थे वो तो घट गई ना बेटा, किसकी वजह से? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एडिशन की वजह से। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेसिक सी, लेकिन दोनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जैसे बोर्ड्स के अंदर या कोई एग्जाम्स में आते हैं, मैं आपको उन दोनों तरीके से समझाता हूं, और वो तरीका है आपके पास ग्राफिकल। पहला मेथड तो आपको कंसेप्चुअली सुन ही लिया, अब है मेन ग्राफिकल मेथड। दोनों एक ही जैसी है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपके पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, जिसमें आपके पास कर्व है जिसके y एक्सिस पे है वेपर प्रेशर और x एक्सिस के ऊपर है आपके पास है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते जाओगे तो आपका सॉल्यूशन बनता जाएगा, और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या जो इसका कर्व आएगा, भाई ऑब्वियस बात है वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ वेरी तो करेगा ही, तो जो सॉल्वेंट का कर्व था वो आगे आया, और जो आपके पास सॉल्यूशन का कर्व था वो जब चेक किया गया ग्राफिकली तो पीछे आया। आएगा ही भाई, इसका खुद का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसके मुकाबले में कम रहेगा, यही चीज तो समझा रखी है। अब तो भाई पहले आया कर्व ग्राफिकली सॉल्वेंट का, उसके बाद कर्व आया किसका? सॉल्यूशन का। अब आपका टारगेट क्या है बॉयल करने के लिए? 1 atm। 1 atm प्रेशर जैसे ही इन दोनों में से किसी ने लगाया, आप कहोगे सर ये तो बॉयल हो गया है, दैट्स इट। तो आपने क्या किया, यहां पर 1 atm प्रेशर पर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स को चेक कर लिया। ये था सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो यहां पर आया कर्व के अंदर, और ये था आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो आपके पास कर्व में यहां पे आया। जो चीज कंसेप्चुअली आप सुन रहे थे वही चीज ग्राफिकली एक्सपेरिमेंटली आपके सामने आई। क्या? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कम आया और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास ज्यादा आया। ये देखो ना, यहां से यहां तक आपके पास क्या हो गई? इंक्रीमेंट हो गई है। जस्ट इमेजिन करो, ये आपके पास 100 डिग्री था, पानी था भाई, और ये बढ़ के आपके पास कितना आ गया? 102 डिग्री आ गया। दो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन समझने में क्या जाता है, ये 100 डिग्री आती है आपके पास सॉल्यूशन का आपके पास टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल होना शुरू हुआ, उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हुआ, वो थोड़ा सा ज्यादा आया। और इसी प्रॉपर्टी को आपने क्या नाम दे दिया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर जो TBI और TBF है ये डिफाइन करते हैं इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट को और फाइनल बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है जी। सिमिलरली अब आओ आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर भी तो वही चीज थी, मेन काम करने वाले कंपोनेंट कौन थे? वेपर्स। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने उन्हीं को क्या कर दिया? घटा दिया। यहां पर उनको एनर्जी आपके पास बढ़ा के 1 atm तक जाना था, यहां पे वेपर का काम एनर्जी निकालने का है। अब दोनों केसेस में वेपर तो घट गई ना जी, वेपर घटेंगे तो वैसे बात है आपको दोनों केसेस में इसमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी और इसमें एनर्जी ज्यादा निकालनी पड़ेगी, लेकिन काम करने वाले कंपोनेंट दोनों केसेस में घट गए। और इसी चीज को जब आपने ग्राफिकली चेक किया तो अब की बार आपके पास 2 फेज आ गए हैं। एक जो नीचे वाला कर्व डिफाइन होता है आपके पास बेटा जी, ये वाला, एक सेकंड के लिए आप इस कर्व को भूल जाना, जहां से मैंने इरेज कर दिया है, ये कुछ और है, आप कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ। आपके पास जब भी 2 फेज आते हैं, दो ये कर्व आपके पास अगले साल ग्रेजुएशन में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर आपके पास डिफाइन किया तो आपके पास 2 फेज आए, एक सॉल्वेंट की 2 स्टेट, फ्रोजन स्टेट यानी कि सॉलिड स्टेट, और एक आपके पास लिक्विड स्टेट, ठीक है जी। और ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान देना जी। आपके पास 2 स्टेट आई है और जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को मीट करते हैं, उसी पॉइंट को आपने क्या नाम दे रखा है? आपके पास वो पॉइंट, जैसे कि यहां पर आएगा आपके पास कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट। दोनों स्टेट यहां पे कोएग्जिस्ट करते हैं ना जी आपके पास, या यहीं पर आपके पास नीचे की तरफ फ्रीजिंग हो गई है तो नीचे फ्रीजिंग है, ऊपर आपके पास क्या है? लिक्विड है। अब आपने यहां पर जहां पे दोनों कोएग्जिस्ट की थी, डेफिनेशन यही थी ना, तो वहां पर आपने ये स्टार्टिंग में जब खाली सिर्फ सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट देख लिया, और ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? TF इनिशियल, TFI। फिर आपने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो चेक किया भाई अब की बार जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो कंसेप्चुअली थोड़ा सा पीछे आया,
आएगा ही आएगा, वेपर घट गई है भाई, तो वो कहां गया आपके पास पीछे। तो ये अब सोलवेंट का कौन सा फेज था, सॉलिड स्टेट, और ये अब सॉल्यूशन का आपके पास कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट, और ये क्या आ गया आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको आपने डिनोट कर दिया टीएफ फाइनल। तो इस तरीके से दोनों कर्व आपके पास आ गए हैं। यहां पे आपको साफ दिख रहा है आपके पास इंक्रीमेंट आ रही है, पहले इतना था आगे इतना आ गया, और यहां पे आपको साफ दिख रहा है आपकी बार फाइनल वेपर प्रेशर आपके पास घटने की वजह से आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी घट रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दे दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दे दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यही ग्राफिकल चीज को जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो पता चला ये जो इंक्रीमेंट है बॉइलिंग पॉइंट में या ये जो डिक्रीमेंट है फ्रीजिंग पॉइंट में, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपकी कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन का टर्म कौन सा आया, मोलैलिटी। ध्यान देना जी, ना मोलैरिटी है ना नॉर्मेलिटी है, तो यहां पर आया आपके पास डायरेक्टली डिपेंडेंट टू मोलैलिटी। अब भाई प्रोपोर्शनलिटी को उठाते हो तो हमेशा कांस्टेंट लेके आओगे, तो यहां पर जो कांस्टेंट आया वो क्या है आपके पास है Kb, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या आपके पास एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। और यहां पर इसी तरीके से आपके पास जो कांस्टेंट आया उसका नाम क्या था, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जब भी टेम्परेचर इंक्रीमेंट टेक्निक्स यूज होती हैं उनको बोलते हैं एबिलोस्कोपिक टेक्निक, और जब भी आपके पास टेम्परेचर डिक्रीजिंग टेक्निक्स होती हैं उनको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक टेक्निक। तो इसलिए यहां पे घट रहा है तो इसका नाम रख दिया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां पे आपके पास बढ़ रहा था तो इसका क्या नाम हो गया, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको आने चाहिए। अब ये जो डेल्टा टीबी है इस केस में क्या आएगा बेटा आपके पास टीबी फाइनल, क्योंकि डेल्टा का मतलब तो हमेशा होता है फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा टीबी फाइनल माइनस टीबी इनिशियल। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज है, हमेशा आपके पास यही चीज आती है कि आपके पास क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहां पर आपके पास होगा इनिशियल माइनस फाइनल। क्यों, इसलिए बेटा जी क्योंकि यहां पर अगर आपने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया होता, जस्ट इमेजिन करके देखो, इनिशियल आपके पास टेम्परेचर था मान लिया 10 डिग्री जब वो फ्रीज हो रहा था, बाद में घट गया आपके पास हो गया भाई 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर आपने किया तो क्या जाएगा 8 माइनस 10, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास माइनस का 2। अब -2 इज इक्वल टू केफ, केफ तो कांस्टेंट है, नेगेटिव का सवाल ही नहीं है। मोलैलिटी कंसंट्रेशन है, ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, या तो जीरो होगी या कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, है ना बेटा। तो ये दोनों तो है पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव अगर फाइनल माइनस इनिशियल किया तो यहां तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा। इसलिए अपने पास से हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और हम इसको क्या कर देते हैं, टीएफ इनिशियल माइनस टीएफ फाइनल। तो ध्यान दीजिएगा डेल्टा टीबी में हमेशा होगा फाइनल माइनस इनिशियल, वहीं डेल्टा टीएफ में हमेशा होगा इनिशियल माइनस फाइनल। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, इस चीज को भूलना नहीं है। और ये नेगेटिव होगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, इसलिए इसको हमने उल्टा किया है। अब दोबारा आ जाओ, यहां पर आपको पूछा जाए कि भाई केबी की डेफिनेशन क्या होगी या केएफ की डेफिनेशन क्या होगी। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, आया हुआ है बोर्ड के अंदर तो बेटा, या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करोगे तो डिफाइन एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये चीज आपको कई दिनों से बार बार सिखाई जा रही है। फिर से जब भी किसी चीज को आपको डिफाइन करना है तो उसको आप पुट कर देंगे सामने वाले के बराबर, दैट इज आप केबी को पुट करेंगे डेल्टा टीबी के बराबर। और ये कब होगा, इट विल ओनली हैपन व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी, इट विल ओनली टेक प्लेस व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। सो आप अब डिफाइन इजीली कर सकते हैं, व्हाट इज इट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी व्हेन मोलैलिटी इज 1। हो गया ना भाई, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1 व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी। अब इसी को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेडली डिफाइन कर लेते हैं, क्या, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। आराम से आप सुन के फिर से लिख सकते हो। सिमिलरली आप केएफ को डिफाइन कर सकते हो, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। दैट्स इट, खत्म। बहुत सिंपल था आपके पास, लेकिन इन दोनों के कर्व जरूर याद रखें। ये दोनों ग्राफ्स जो है ये आपके पास सीबीएसई में काफी बार पूछे जाते हैं, काफी इजी है, बहुत इजी है, प्लीज इसको ध्यान दें। अब इनसे बेसिस पे थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बचती है, उनको भी अभी करते हैं तुरंत। बेटा अब आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी ही क्यों थी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने की मेन वजह एक ही थी कि आपको अननोन सब्सटेंस, अननोन जो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल आपने किसी भी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डाला था, उस अननोन का मोलिकुलर मास निकालने के लिए। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज से आप अननोन का मोलिकुलर मास आराम से निकाल सकते हैं। और वो क्या बनेगा आपके पास, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। ये तो अभी आ गया आपके पास एक्सपेरिमेंट से। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी की वैल्यू को आपने ओपन अप कर लिया तो क्या बन गया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में मास ऑफ दी सॉल्वेंट इन ग्राम्स। केजी में होता है 1000 नहीं होता, आपको अच्छे से पता है। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट इसको इधर लेके इसको इधर लिया तो क्या बन गया, केबी इनटू 1000 इनटू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। देखना बेटा कैलकुलेशन कई बार मैं जल्दी में एक आधी चीज इधर उधर गलत ले जाता हूं। रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लास्ट में छोटी सी गलती हुई थी, तो यहां चेक कर लेना कोई में से गलती ना हुई हो, वही हो तो एडवांस में प्लीज रियली वेरी सॉरी बेटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये सारी वैल्यूज बन जाएंगी और आराम से आप मोलर मास निकाल सकते हैं किसी भी अननोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। अब थोड़ा सा काम ऐसे ही यहां पे भी होगा, डेल्टा टीएफ क्या जाएगा, केएफ इनटू एम। और डेल्टा का मीनिंग क्या था, इनिशियल माइनस फाइनल, और यहां डेल्टा का मीनिंग क्या था, फाइनल माइनस वेरी गुड इनिशियल। तो डेल्टा टीएफ यहां क्या हो जाएगा, केएफ इनटू में, वही फार्मूला ओपन अप कर दिया और यहीं से इसी तरीके से आपके पास मोलिकुलर मास आ गया है। अब यहां पर दोनों में आपके पास दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, दो कांस्टेंट यूज हो रहे हैं। एक में आपके पास एलिवेशन कांस्टेंट है, एक में आपके पास डिप्रेशन कांस्टेंट है। इनकी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो और इनकी वैल्यूज के फार्मूले हैं, ये इक्वल होता है आर टीबी स्क्वायर अपॉन में 1000 एलवी के, वेयर आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 होती है जूल केल्विन में। आपके पास टीबी की वैल्यू क्या है,
बॉइलिंग पॉइंट किसका, ध्यान देना, क्योंकि आपके पास सोल्यूट है, सोलवेंट है और सोल्यूशन हो गया है, तो यहां पे जो टीबी यूज होगा वो हमेशा सोलवेंट के लिए यूज होगा। जैसे अगर वाटर है तो ये वैल्यू आंख बंद करके आप 373 केल्विन पुट कर दोगे, जनरली वाटर यूज होता है। और आपके पास एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन मान लो आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ना गिवन हो तो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है आपके पास, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। फिर से ध्यान देना, यहां सॉल्वेंट की ही बात हो रही है, उठा के इसको यहां पे पुट कर दिया तो आपके पास डिनोमिनेटर में डेल्टा एच भी चला गया और मोलर मास ऊपर चला गया। तो आंसर क्या बन गया, mRTB² अपॉन में 1000 एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सिमिलरली चीज यहां पे बन गई है। तो इनके अंदर क्या क्या है आपके पास, LF है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आपके पास डेल्टा HF है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, आपके पास R गैस कांस्टेंट, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, M मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आप आराम से दोनों चीजों को निकाल सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज और रहेगी आपके पास, यूनिट। आपके पास डेल्टा टीबी की सॉरी केबी की और केएफ की यूनिट्स क्या होंगी, तो बहुत आसान है बेटा, किसी भी एक फार्मूले को उठा लो फिजिक्स वाले मेथड से, क्या बन जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू में एम। अब आपको केएफ की यूनिट निकालनी क्या होगी, डेल्टा टीएफ बाई एम। अब डेल्टा चेंज है किसका, टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर यूनिट क्या होगी, आइदर डिग्री सेंटीग्रेड और क्या होगी आपके पास केल्विन, डिवाइड बाई मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर केजी, वो भी डिवीजन में है। तो आपके पास डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाई मोल्स, केजी चला जाएगा ऊपर, ऐसे ही आपके पास मोल और केजी चला जाएगा ऊपर। तो आपकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स। ऐसे यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में आपको पता है यूनिट नहीं लिखने के भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सो आपके पास द यूनिट्स ऑफ केबी एंड केएफ विल बी, दोनों की सेम होगी, क्या, टेम्परेचर यूनिट्स केजी मोल इनवर्स, दैट इज डिग्री सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स और केल्विन केजी मोल इनवर्स। मोस्टली यू विल फाइंड इट केल्विन केजी मोल इनवर्स, उसी के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था इनका बेसिक्स, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटी सी एक एप्लीकेशन और जो अपने सिलेबस में है। अब देखो बेटा, दो इसकी छोटी छोटी एप्लीकेशन, एक तो कार के रिलेटेड है। मान लो आप बहुत ठंडे एरिया में गए हो, अंटार्कटिका में गए हो, हिमालयास में गए हो, कहीं पे भी गए हो, वहां पर आपकी गाड़ी के रेडिएटर के अंदर जो पानी है, जो गाड़ी के अंदर रहना कंपलसरी है, वो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है तो फ्रीज हो जाएगा। और पानी का रेडिएटर गाड़ी का फ्रीज हुआ तो ऑब्वियस बात है गाड़ी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। सो टू अवॉइड इट वी ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल इन दी वाटर। क्यों, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकोल इसके कंपैरिजन में वोलेटाइल कम है, तो इसके साथ जैसे ही मिलेगा, ऑब्वियस बात अभी हमने बात की, कंसेप्ट समझा है कि जैसे ही किसी वोलेटाइल के अंदर नॉन वोलेटाइल चीज मिलती है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या होगा, ठंडे एरिया में आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे पहले आपके पास पानी 0 डिग्री पे बॉयल हो रहा था, अब इथाइलिन ग्लाइकोल का अमाउंट जितना ज्यादा मिलाओगे, क्यों, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो अमाउंट डिपेंडेंट है, थोड़ा मिलाओगे, मान लो आपने 10 ग्राम मिलाया तो हो सकता है आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा घट जाए, और आपने थोड़ा सा ज्यादा मिला दिया तो हो सकता है माइनस आपके पास 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। पर टॉपिक ये है कि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल के अंदर डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट घटते ही आपके पास क्या होगा, वहां पे पानी आपके रेडिएटर में नहीं जमेगा, सो दैट आपकी गाड़ी प्रॉपर वर्क करेगी। फ्रीजिंग पॉइंट घटने का मतलब है जो चीज 0 पे पहले जम रही थी वो -5 पे जमेगी। अब 0 डिग्री आना आसान है, लेकिन 0 से -5 जाना काफी टाइम लगाएगा। दैट्स इट। तो यही चीजें हैं आपके पास, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन जो बोलते हैं आपके पास, वो यही है, वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल यूज्ड इन हिली एरिया टू अवॉइड फ्रीजिंग ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द रेडिएटर बाय डिक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दैट्स इट। दूसरा सिंपल सा एग्जांपल, NaCl CCl2 या कोई भी आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्ट, जब भी पहाड़ों के अंदर आपके पास काफी ज्यादा स्नो चल रही होती है, बर्फबारी चल रही है, उस टाइम पर आपकी स्नो तो कैसी भी काफी सॉफ्ट है, ऐसे ऐसे गिरती रहेगी। मान लो आपके रास्ते के ऊपर गिर भी गई है तो आप उसको आराम से भाई उसको रिमूव कर सकते हो, रेत जैसी होती है। लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे आइसिंग चल रही है, टेम्परेचर तो कंटिन्यू डिक्रीज होता जा रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने के जैसे जो स्नो थी ये आपके पास आइस में सॉलिडिफाई हो जाएगी, हार्डन हो जाएगी, और उसको रिमूव करना या उसके ऊपर ड्राइव करना काफी डेंजरस है। टू अवॉइड आइसिंग, उसको जमने से रोकने के लिए क्या करते हैं, फटाफट भाग के उसके ऊपर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्ट, नमक हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, व्हाटएवर इट इज अवेलेबल टू द अथॉरिटीज, आप उसको क्या करते हो, भाग के फटाफट उसको आइस के ऊपर स्प्रिंकल कर देते हो, फैला देते हो, स्प्रेड कर देते हो। उससे क्या होगा, अभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपके वाटर, सुनो में वाटर ही था, उसके अंदर जाके मिल गया, उसका नुकसान क्या होगा, ये जो थोड़े टाइम के बाद हार्डन हो जानी थी, ये उसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा तो ये अब हार्डन नहीं होगी, और आपकी आइसिंग प्रोसेस थी, जो हार्डनिंग प्रोसेस थी स्नो की, वो वहीं पे रुक जाएगी, और उसको रिमूव करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो दोनों आपके पास सिंपल सी एप्लीकेशन है ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।